Hello friends, welcome to our New Delhi Dialogue Show. Today we are going to talk with निपुण सर। निपुण सर कोचिंग इंडस्ट्री में यूपीएससी में तकरीबन 12 साल से पढ़ा रहे हैं और इन्होंने 3 बुक भी लिखा है। आज इनसे हम देश की जो राजनीतिक पॉलिटिकल परिस्थिति है उसके बारे में चर्चा करेंगे, स्पेशली मोदी 3.0 के बारे में। सर ऐसा ये बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो आपका, आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी सर, ऐसा ये बोला जा रहा है कि ये जो सरकार है मोदी जी का तीसरे टर्म, ये सर ऐसा बोला जाता है कि मोदी जी का अलायंस में सरकार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। मोदी जी बेसिकली उनका जो वर्किंग कल्चर है वो गुजरात के ज़माने से ही काफ़ी अलग रहा है। और जब वो पहले टर्म में जीत के आए 14 में 19 में तो फुल मेजोरिटी की सरकार थी, तो ऐसा बोला जाता है कि वो जो है सो मैनेज नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं ये सरकार बीच में ही चली जाएगी। सर इसमें सर आपको क्या कहना है? देखिए संजय जी, आपने बहुत प्रश्न बड़ा अच्छा है और ये जनरली सब लोग क्वेश्चन को उठा रहे हैं। और देखिए मैं ये मानता हूँ कि जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी मुख्यमंत्री बने थे गुजरात के, तब भी उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये मुख्यमंत्री कैसे बन पाएंगे। उन्होंने 3 टर्म वहाँ पे पूरे किए। फिर जब बात आई कि भाई भारत के प्रधानमंत्री की बात, कि ये कैसे प्रधानमंत्री कार्य कर पाएंगे, मुख्यमंत्री का अनुभव है, प्रधानमंत्री का अनुभव इनको नहीं है, लेकिन बढ़िया शानदार तरीके से काम किया। और दूसरी बात क्या था, आप देखिए जो एनडीए बना था आपका अटल जी के ज़माने में, इन्होंने ऐसा नहीं किया कि जब मोदी 2014 में एनडीए 2 और फिर एनडीए 3 आज एनडीए 4 चल रहा है तो ब्रेक तो नहीं किया। और जो घटक दल थे, भली मेजोरिटी बीजेपी के पास थी, लेकिन तब भी घटक दलों को लेके चले और उनको भी मंत्री पद यानी कि बाकायदा मंत्री परिषद में पार्टिसिपेट, और मंत्री परिषद ने बल्कि मंत्रिमंडल में भी सम्मिलित किया। और हम देखें कि जिस दिन 4 जून को रिजल्ट आता है, 4 जून के रिजल्ट के बाद 9 जून को जब शपथ ली जाती है, तो आप देख रहे हो कि मोदी जी का व्यवहार काफ़ी बदला है। वो पहले जो, हालांकि वो दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं कि नहीं मैं पहले जैसा ही हूँ, जैसे पूरा कैबिनेट उन्होंने वही रिवाइज किया, स्पीकर ओम बिरला साहब दोबारा फिर रिपीट किए, सब चीज़ रिपीट किए कि नहीं जो दबंगई थी, या दबंगई कहना शब्द थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन एक अगर हम लोकल भाषा में यूज़ करें तो मजबूत सरकार दिखाने का प्रयास है। एक्चुअली मुझे लगता है कि मोदी सरकार का ये टर्म भी उसी मजबूती से रखा जाएगा, क्योंकि इसके 2-3 रीज़न हैं। अगर हम बात बार बार करते हैं, जदयू की बात करते हैं या हम नायडू साहब की बात करते हैं, ये 2 मेनली दल हैं कि ये कहीं ना कहीं बीच में कुछ कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर बीच में कुछ करेंगे भी तो विपक्ष में जाके भी क्या मिलेंगे, क्या ये सरकार बनाने की स्थिति में तब होंगे? दोनों पार्टी को मिला के भी स्थिति ऐसी नहीं बनेगी। और दूसरा क्या था कि बीजेपी का अगर आप इस बार का देखें तो वोट प्रतिशत पिछली बार 37% था, इस बार 36% है। मीन डेट यानी कि बीजेपी का कद कमज़ोर नहीं हुआ है। ठीक है, सीटें कमाई, नंबर का खेल है, थोड़ा अप डाउन से हो जाता है। तो ये बात ये घटक दल भी समझते हैं कि भाई राज्यों के चुनाव होने हैं और राज्यों के चुनाव में बगैर बीजेपी के हम कैसे जाएंगे। जैसे नायडू साहब जब बीजेपी से अलग हुए हार गए, और जब बीजेपी के साथ आते हैं तो चुनाव जीत जाते हैं। यही बात आप देखिए नीतीश कुमार जी के साथ में है। तो मुझे लगता है कि जब हम सेंट्रल पॉलिटिक्स को देखें तो हमको थोड़ा सा स्टेट पॉलिटिक्स को भी देखना होता है। तो मैं मानता हूँ कि ऐसा इस बार नहीं होगा। हाँ, ये जरूर हम कहेंगे कि अटल जी ने एक बार एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही थी जब 1999 में 2004 में उनका हुआ था कि अब भारत में गठबंधन सरकार ही चलेगी। मोदी जी ने 2014 में उस भ्रम को तोड़ा कि नहीं, गठबंधन नहीं, और लगने लगा था कि मजबूत सरकार आया करेगी। इस बार वो गठबंधन सरकार का दौर शुरू हुआ है दोबारा से फिर, लेकिन ये गठबंधन पहले जैसा नहीं है। जैसे पहले आप देखें जो आपका जनता पार्टी 77 में बना, फिर हम 89 से देखें लगातार कई गठबंधन सरकारें रहीं, लेकिन ये गठबंधन वैसा नहीं है, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हुआ किसी भी पार्टी को, सिंगल पार्टी को 240 सीटें आई हो गठबंधन में। चाहे आप मनमोहन जी के समय देखें, वीपी सिंह जी ने आप पीएस देखेंगे, आप जनता पार्टी देखें, 240 किसी के पास नहीं। तो हम ये तो कह सकते हैं कि बीजेपी एक मजबूत दल है और बहुत मजबूती से काम भी कर रही है। अभी इस सरकार का जो निश्चय है ना, भविष्य जो तय होगा वो आने वाले कुछ राज्यों के चुनाव से तय होगा। राज्यों के चुनावों में अगर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो ये 5 साल ये सरकार बहुत अच्छे से मजबूती से निकालेगी। और मैं कहीं ना कहीं ये भी देखता हूँ, जो अंदर खाने की बात मैं देखता हूँ, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मोदी जी ने या बीजेपी ने घटक दल को समझाने में पूरा अपना प्रयास किया कि देखो भाई अभी हमारे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, और विदेश में अगर ये बात जाती है कि सरकार कमज़ोर है तो वो सारे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स क्या होंगे, सब धराशायी हो जाएंगे।
हो सकता है जैसा मोदी जी का कहना था कि 75 साल के बाद राजनीतिक संन्यास लेना चाहिए, तो अभी 1-2 साल तक उसी प्रकार से चलेंगे। और 2 साल के बाद मुझे लगता है अगर मोदी जी उसी कमिटमेंट पे रहते हैं जैसा उन्होंने रखा है, एक नैतिकता के आधार पर, कोई सैद्धांतिक नहीं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं है, उन्होंने अपने आधार पर, तो ऐसा कोई स्टेज हमको 2-2.5 साल में देखने को मिल सकता है, वो भी अगर बीजेपी चाहे तब। लेकिन मैं मानता हूं कि ये बहुत मजबूत सरकार रहेगी, ऐसा कुछ नहीं। अभी आप देखिए, जब प्रोटेम स्पीकर की बात हुई, स्पीकर के चुनाव की बात हुई, दोनों में विपक्ष ने हंगामा किया और बहुत अच्छे से हैंडल किया गया चीज़ों को। हालांकि ठीक है, मुद्दा क्या था क्या तो एक अलग विषय है, कोई किसने क्या उठाया किसने उठाया, लेकिन आप देखिए कितने मजबूत तरीके से और सेटल तरीके से किया। डिप्टी स्पीकर के लिए विपक्ष चढ़ा हुआ था कि आप हमें बनाइए, लेकिन उन्होंने इस पर अब तक भी कुछ नहीं बोला है। यहाँ तक किया प्रेसिडेंट का अभिभाषण तक हो गया। तो यानी कि डिप्टी स्पीकर की बात को मान लेना, जो मोदी जी ने कहा भी था कि विपक्ष जो अपनी नखरेबाजी थोड़ा ना करे, तो वो थोड़ा सा एक शरारती अंदाज कह लीजिए या छेड़ने वाला अंदाज कह लीजिए, लेकिन शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा, नखरा शब्द एक्चुअली हम लोग प्रेम मोहब्बत में यूज़ करते हैं, लेकिन मोदी जी ने वो विपक्ष के लिए यूज़ किया। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चीज़ें चेंजेस हो रही हैं, परिवर्तन आ रहा है, लेकिन एक मजबूत सरकार हमको देखने को मिलेगी, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं लगता किसी भी तरह से। तो सर, जैसा आपने बोला कि जो 75 जो मोदी जी ने खुद जो तय किया है, कितना परसेंटेज चांस है आपको कि वो फॉलो करेंगे, नंबर 1, एंड नंबर 2, अगर वो फॉलो करते हैं तो फिर देश के पीएम का बागडोर वो किसके हाथ में देंगे? हाँ। और नंबर 3, क्या 2029 का पार्लियामेंट चुनाव योगी जी के नेतृत्व में लड़ा जा सकता है? अब ये अपने जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया, पहले से शुरुआत करते हैं। अब ये बड़ा क्या ना यक्ष प्रश्न है एक तरह से, और बड़ा उठा पटक इसमें चल रही है, क्योंकि जो हम देख रहे हैं पार्टी के अंदर भी, हालांकि मैं पार्टी से जुड़ा हुआ तो नहीं हूँ, लेकिन अनेकों चैनल डिबेट में बैठता हूँ, तो वहाँ भी ये प्रश्न मेरे से पूछा जा रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, ये अभी एक अंदरूनी लड़ाई चल रही है बीजेपी में, और अंदरूनी लड़ाई में 3 दावेदार हैं योगी जी जिनका आपने नाम लिया, जो मुझे लगता है, एक गडकरी जी और तीसरे अमित शाह जी। अमित शाह जी को लेके शायद मुझे लगता है संघ में थोड़ा सा उस टाइप का नहीं है कि जिससे से मानना चाहिए, और संघ एक घटक दल ही मान लीजिए, मैं कहूँगा उसको, तो बीजेपी का एक तरह से मात्र संगठन है, सब कुछ वही है। और पिछले दिनों हम देखें मोहन भागवत जी के जो बयान आए, इंद्रेश कुमार जी के जो बयान आए, ये सब जो बयान है कहीं ना कहीं कुछ इशारों में इंगित करते हैं योगी जी की कुर्सी पर भी खतरा हो सकता है, क्योंकि यूपी में जिस प्रकार का प्रदर्शन रहा, हालांकि ठीक है आत्मघात का नाम लिया जा रहा है कि अंदर हुआ है, और मैं कई कैंडिडेट को जानता हूं, जैसे डॉक्टर संजीव बालियान है, वहाँ संगीत सोम जो है उन्होंने किया है, ओपनली उन्होंने बोला भी है। तो ऐसे बहुत सारे जो उम्मीदवार थे वो हारे, कहीं ना कहीं आत्मघात की वजह से हारे। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प होगा, मुझे लगता है कि 15 जुलाई तक आते आते, यानी कि ये सेशन 3 जुलाई को ख़त्म होगा, उसके बाद एक बड़ा क्या ना प्लेटफॉर्म हमको देखने को मिलेगा। उम्मीद ये लग रहा है कि शायद केशव प्रसाद मौर्य जो हैं वो आपके सेंटर के इस यूपी के मुख्यमंत्री बनेंगे, और ऐसा होता है तो फिर योगी जी का तो करियर एक डामाडोल स्थिति होगी। लेकिन योगी जी को ऐसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि योगी जी का एक अपना भी एक क्या है ना वोट बैंक, एक अच्छा खासा उनका दबदबा है, और एक जो उनकी इमेज बनी है यूपी के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, इसमें तो शानदार काम उन्होंने किया है। इसको लेकर तो मुझे लगता है कि कोई मानने को ये यूपी में इस प्रकार की तस्वीर हो सकती है, क्योंकि यूपी के आप भी शायद यूपी के आसपास ही हैं, कि रात हो दिन हो कभी आप आए जाएं, नहीं तो एक वो दौर था, हम सुनते थे कि रात को निकलते और डर निकलता था, तो वो सब चीज़ें बंद हुई हैं। तो उनकी एक इमेज, एक छवि है, वो छवि शायद काम करेगी, और सेंट्रल पॉलिटिक्स में उनका कद बढ़ेगा। मुझे लगता है कि वहाँ से ला के इधर लाया जाएगा, लेकिन पीएम के दावेदार हो वो मुझे नहीं लगता, पीएम के दावेदार। अब अमित शाह जी का भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि अमित शाह जी के ऊपर भी बहुत सारे मैटर हैं, क्योंकि अमित शाह जी का, गडकरी जी संघ के पसंद है, इसमें नो डाउट, क्योंकि ये कई बार हमें लगता भी है, और जिस प्रकार से पूरा हुआ। अब देखिए क्या ना, बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमको पब्लिकली नहीं पता चलती, लेकिन अंदर खाने चलती हैं, कि मीटिंग बुलाई गई थी बीजेपी के संसदीय दल की, लेकिन वो मोदी जी और शाह जी ने एनडीए की मीटिंग बुला ली और उसमें घोषणा करा दी। अब ये पता नहीं कितनी बात सच है कितनी गलत है, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन बात ये कि कुछ ना कुछ तो पकड़ा है, और अब ये जो स्थिति है थोड़ा सा सरकार के लिए एक अलग स्थिति है। सर, ये जो हम आपसे पूछ रहे थे कि आपको कितना परसेंटेज चांस लगता है कि मोदी जी छोड़ेंगे कुर्सी 75 के उम्र में, कितना परसेंटेज देते हैं? हाँ देखिए क्या ना, मुझे लगता है कि मोदी जी को जो करना था काम वो कर चुके हैं, और एक जो उन्होंने इमेज कुछ बनाई है अपनी,
और वो लास्ट चलते चलते मुझे नहीं लगता कि उसको डैमेज करना चाहेंगे, जो मुझे लगता है। तो शायद मुझे पूरी मतलब मेरे को 99% लगता है कि वो अपनी बातों पर रहेंगे। लेकिन जो हालात बने, अगर ये गठबंधन सरकार जिस प्रकार से बना है, इसको चलाने के लिए मोदी जी की जरूरत भी है, क्योंकि एक मजबूत नेतृत्व चाहिए और एक मजबूत व्यक्तित्व चाहिए। तो उस स्थिति में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर ये श्योर था कि बीजेपी क्लियर मेजोरिटी से आती, तो मोदी जी जरूर अपने कमिटमेंट को, अपनी बात को निभाते। लेकिन अब थोड़ा सा संशय उत्पन्न हुआ है, तो इसको येस और नो में आंसर देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि राजनीति के बारे में कहा जाता है कि जो पुरानी बातें हैं लोग उसको पुरानी कर देते हैं, और जब नियम दूसरों के लिए होते हैं तो कुछ और होते हैं, अपने लिए नियम कुछ और होते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें थोड़ा सा वेट ही करना पड़ेगा। पर जहाँ तक मैं मोदी जी की कार्यशैली को समझ रहा हूँ, उनके जो एक पर्सनल व्यक्तित्व उनका है, एक एज ए PM, एक एज ए नेता भी, वो बड़ा अडिग सा में लगता है और एक अपने बातों को पूरा करने वाला सा जैसा लगता है। तो उस तरह के व्यक्तित्व में एक इमेज को डैमेज ना करें, बात करें। लेकिन एक बहाना एक अच्छा है कि भाई हमको गठबंधन सरकार चलानी है, तो यहाँ मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो मुझे लगता है अगला 29 में तो छोड़ ही देंगे, पर बाकी देखा जाएगा। सर, ये जो आपने जो बात बोला कि आत्मघात, यूपी में परफॉर्मेंस तो बहुत बैड रहा ही, क्या आपको लगता है कि इसमें सर दो सवाल है। पहला ये कि यूपी में जो परफॉर्मेंस खराब हुआ जी, क्या इसमें इंटरनल पॉलिटिक्स, दो व्यक्तियों के बीच की जो आपसी टसल है, जैसा ऐसा बताते हैं, कितना सही है गलत है, कि अमित शाह और योगी जी का इंटरनल टसल था और करीब 40-42 सीट थे जो योगी जी जो चाहते थे, मांग रहे थे, वो दिया नहीं गया जी, जो एक वजह था। तो एक तो सर इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे कि ये यूपी का जो नतीजा खराब हुआ है, क्या ये इंटरनल टसल अमित शाह और योगी जी का नतीजा है, नंबर 1। और दूसरा, आपको लगता है कि 2027 में जब यूपी का चुनाव होगा तो बिना योगी जी के नेतृत्व के ये तीसरी बार सरकार बना पाएंगे यूपी में? बिल्कुल। देखिए क्या था, मुझे जो लगता है इस बार जो चुनाव हुआ, आत्मघात तो एक रीजन था, क्योंकि मैं 2-3 सीटों को पर्सनली जानता हूँ और वो उन्होंने नेताओं ने ओपनली बोला भी है। जैसे मैंने एक आपको उदाहरण दिया डॉक्टर संजीव बालियान का और संगीत सोम का, वो तो ओपनली पब्लिक में ही आ गया। आत्मघात तो कहीं ना कहीं रहा है, चाहे वो आपका शाह जी और योगी जी के बारे में कहें। एक दूसरा मुझे बड़ा रीजन लगता है कि मायावती जी का एक अच्छे से फाइट ना करना। इससे क्या हुआ कि जो एक SC कम्युनिटी का जो वोट था, जो मायावती जी के पाले में जाया करता था, वो सारा शिफ्ट हो गया किधर, कांग्रेस और सपा गठबंधन में। एक तो मुझे ये रीजन लगता है। और दूसरा क्या था कि जो ये संविधान का चला कि संविधान ये हो जाएगा, संविधान वो हो जाएगा, उसका मैसेज जाना, तो SC कम्युनिटी का पूरा फेवर में चला जाना किसके, अखिलेश यादव के। तो ये रीजन रहा। अगर बीजेपी जो 2027 का चुनाव आने वाला है उसके लिए कोई ये स्ट्रेटजी बनाती है कि जो ये नैरेटिव सेट किया गया था, उस नैरेटिव को अगर वो तोड़ देती है, तो मुझे लगता है रिवाइज होगी, दोबारा से पूर्ण ताकत से आएगी। और मुझे लग रहा है कि उस पर काम अभी से स्टार्ट भी हो गया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिना योगी के नेतृत्व में भी आप तीसरी बार सरकार ला सकते हैं यूपी में? नहीं, यूपी में योगी जी के नेतृत्व के बगैर मुश्किल होगा। हाँ। क्योंकि देखिए उनकी एक इमेज, मैंने कहा लो एंड ऑर्डर, और ये बहुत बड़ा, देखिए राज्य का सबसे पहला काम होता है सिक्योरिटी देना। बाकी आप पैसा दे रहे हैं, आप खाना दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, वो बात की बात है। व्यक्ति कहता है हम जिंदा रहेंगे तभी तो हम खाना खाएंगे, तभी तो हम सुविधाओं का लाभ लेंगे। तो दैट इज़ द सिक्योरिटी मेन कंसर्न। और यूपी में जो सबसे बड़ा मुद्दा था, चाहे बिहार की हम बात करें, 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर है ना, जंगल राज, ये सब बातें चलती थी। तो जो योगी जी ने वो इमेज अपनी बनाई है, उसको दरकिनार करना ये आसान काम नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि योगी जी को साइड करके यूपी का चुनाव लड़ा जा सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि SC कम्युनिटी को लेकर जो एक ह्यूमर फैलाया गया, तो केशव प्रसाद मौर्य जी को कुछ फ्रंट में लाया जा सकता है। और मुझे लगता है उन्होंने जैसे जनता दरबार लगाना शुरू किया केशव प्रसाद मौर्य ने, क्योंकि मैं पहले तो ऐसी तस्वीरें नहीं देखता था, पहले तो योगी जी लगाते थे वो दरबार, केशव प्रसाद मौर्य जी ने वो दरबार लगाकर थोड़ा सा मैसेज भी दिया है। तो बहुत है राजनीति के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रिडिक्ट करना किसी बात को लेकर, क्योंकि हम सोचते जो हैं, हमें तो ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का परिणाम आएगा। हम लोग मान के चल रहे थे कि विपक्ष एक मजबूत स्थिति में आएगा, लेकिन यूपी में इस प्रकार की स्थिति हो जाएगी ये हमको भी प्रेडिक्ट नहीं था। तो योगी की स्थिति बड़ी अच्छी स्थिति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मुझे लगता है 2-3 चीज़ों में बीजेपी काम करेगी और दोबारा से 27 में मजबूती से सरकार बनाएगी। क्योंकि बात है कि आपने एक चुनाव के समय एक अपने, मेरा अपना व्यू है कि एक काट की हांडी आपने चढ़ाई, 2-4 बीजेपी के जो सांसद उम्मीदवार थे उनके बयान को आपने उठाया। अब उस चुनाव के बयान का कितना असर पब्लिक पर होता है उसको देखने वाली बात है, और उसको लगातार आप किस पर मेंटेन करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि, हालांकि आप देखेंगे पहले सत्र के पहले दिन
राहुल गांधी संविधान की कॉपी लेके घूम रहे थे। अब बातें ये सब पूरा जो कंपेनिंग थी, मुझे लगता है चुनाव के समय भी थोड़ा लेट इस बात को बीजेपी ने पकड़ा। मुझे लगता है तीसरे चरण के चुनाव में इस बात को पकड़ा कि संविधान को लेके बहुत नीचे तक बात चली गई है। तो ये कुछ कारण रहे। तो मैं ये कहूँगा कि योगी जी की जो पिक्चर है, योगी जी की जो स्थिति है, वो यूपी में बिल्कुल कमज़ोर नहीं है और बीजेपी इसको बहुत समझ के स्टेप लेगी। सर, जैसा कि अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे देश के, तो ऑब्वियस है कि उन्होंने काफ़ी अलायंस के साथ सरकार चलाया। लेकिन सर, एक बड़ा क्लियर डिफाइंड लीडरशिप था कि अटल जी जब 2004 में जब दोबारा जब अटल जी के नेतृत्व जब चुनाव लड़ा गया 2004 में, तो अडवाणी जी थे पीएम इन वेटिंग फॉर 2009 और मोदी जी थे पीएम इन वेटिंग 2014 और अडवाणी जी इलेक्शन हार गए, लेकिन मोदी जी फिर 2014 में आ गए। आप इस तरीके से देखें तो सर, आपको लगता है कि मोदी जी, अटल जी, अडवाणी जी उस स्टैचर का लीडर अब बीजेपी में बचा नहीं है और कहीं ना कहीं वो लीडरशिप वैक्यूम क्या आपको दिखता है? और उस तरीके से अगर डिफाइन करें तो क्या आप बोल सकते हैं योगी जी को पीएम इन वेटिंग 2029? नहीं, देखिए अभी बीजेपी में ना काफ़ी चीज़ें, देखिए वो कालखंड अलग था। उस समय की जो अटल जी अडवाणी जी की जो जोड़ी थी वो एक अलग तरह की जोड़ी थी। अटल जी का काम करने का तरीका भी अलग था। उन्होंने एक्चुअली गठबंधन सरकारें चलाई थी, 3 बार उनकी स्थिति रही और उनका अनुभव थोड़ा अलग तरीके से काम करने के थे। लेकिन मोदी जी का काम करने का तरीका थोड़ा अलग रहा है। और यहाँ पर क्या था कि अब देखिए जब मोदी जी आते हैं तो जो अटल जी टीम थी पूरी, उन सबको पहले वो सब ना साइड होते हैं, जैसे भी चाहे ये करते हैं चाहे वो खुद होते हैं, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक वो टीम क्या होती है अपना साइड में होती है। तो अब हम योगी जी के ऊपर हम बात करें, अब योगी जी का जैसे यूपी का प्रदर्शन रहा, अब यूपी का जो प्रदर्शन के आधार पर आगे चीज़ें तय होंगे। अगर योगी जी अभी जो 2027 के चुनाव वो लीडरशिप करते हैं तो हम कह सकते हैं कि 29 में वो एक लीडरशिप दे सकते हैं या सामने फ्रंट पे आ सकते हैं। लेकिन अगर इस इन बिटवीन जो 24-27 के बीच में है, अगर योगी जी को यहाँ से कुछ किया जाता है तो फिर हम कहेंगे कि नहीं, फिर स्थिति मुश्किल होगा। तो अब ये जो 27 के 20 तक का चुनाव ही है और जो वैक्यूम ने हम इसको कहेंगे। देखिए क्या था कि जैसे हम अटल जी की बात करें, अडवाणी जी की स्थिति अलग थी, भाई इन दोनों ने खड़ा किया था। मोदी जी का नाम तो आप देखेंगे कि 2012 के बाद ज़्यादातर उभर कर आया कि सेंटर में लाया जाए। मोदी जी का एक कट्टर हिंदूवादी चेहरे के रूप में उनको पेश किया, क्योंकि अटल जी बहुत लिबरल दिखाई देते थे तो मोदी जी को स्पेस में लाए गए। योगी जी तो और भी ज़्यादा कट्टर वाली स्थिति है। तो संघ के अगर आप बयान को देखें तो संघ का बयान क्या है? संघ का बयान ये है कि मिलजुल के लेके चलना है। तो मुझे लगता है कोई लिबरल इमेज वाला जैसे गडकरी जी है, उस तरह की इमेज को लाने का प्रयास बीजेपी की ओर से, मतलब संघ की ओर से हो सकता है। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि मोदी जी की खुद इमेज, और देखिए मोदी जी का जो पहला कार्यकाल था वो थोड़ा सख्त ज़्यादा था, 19 से 24 वाले में थोड़ा लिबरल दिखाई दे। और आप देखिए जो वर्ल्ड में इस्लामिक कंट्रीज जितने भी हैं उनके साथ जिस प्रकार के संपर्क रहे मोदी जी के, तो वो कहीं ना कहीं एक इमेज अलग तरह से बनाने का प्रयास किया गया। हालांकि बीच में अमित शाह जी की जो पोजीशन है वो बहुत मजबूत करने का प्रयास किया गया, चाहे वो 370 को समाप्ति की बात हो, CAA NRC के मुद्दे पे बात हो, UCC से बात हो कि हाँ ये थोड़े से अब कट्टर है। लेकिन फिर अमित शाह जी का भी आप देखेंगे डामाडोल स्थिति रही, चाहे वो आपका बिलों को वापस लेना हो या UCC को लागू करना, केवल उत्तराखंड में लागू किया गया सिंबॉलिक तरीके से, CAA NRC पर बहुत मजबूती से काम नहीं कर पाए। तो वो जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अमित शाह जी की इमेज को अलग तरीके से प्रदर्शित करती है। लेकिन नो डाउट कि अमित शाह जी मोदी जी की पहली पसंद है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और कहा जाता है कि भाई दोनों एक दूसरे साथ रहे हैं हमेशा, तो बहुत से एक दूसरे की बातें जानते होंगे, राजदार होंगे, तो उन सब चीज़ों को भी देखा जाता है। लेकिन पॉलिटिक्स के बारे में जो समय की पॉलिटिक्स बनी है, देखिए अगर ये चुनाव मोदी जी को 280 हो जाता, यानी कि 272 केवल बीजेपी के दम पर होता, तो भारतीय राजनीति कुछ और दिशा लेती। लेकिन इस परिणाम ने सब चीज़ें बदल सी दी है। अब लिहाजा देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आगे कैसे राजनीति चलती है। सर, जब हम देखते हैं अलायंस में जब सरकार रहती है तो उसकी बहुत सारी मजबूरियां होती है, जैसे आपने चर्चा किया UCC और 370 हटाया गया सरकार में, बड़े बड़े निर्णय लिए गए थे, डीमोनेटाइजेशन था, हाँ CAA था। तो ये अलायंस सरकार में क्या मोदी जी कुछ इस तरीके के बड़े रिफॉर्म और बड़े काम कर पाएंगे या फिर उसको अभी खाली बस्ता में डाल देंगे, खासकर UCC? हाँ देखिए UCC पर जैसे हम देखें नीतीश कुमार जी, नायडू जी, उनका नज़रिया कुछ अलग है। और मुस्लिम आरक्षण को लेकर भी नायडू साहब का कहना है कि हम देंगे, मोदी सरकार का कहना है नहीं देंगे।
अब इस मुद्दे पर आकर एक कॉमन एजेंडा तैयार होगा, अभी तक तो हुआ नहीं है। अभी तो सरकार बनना, शपथ, ये सब चीज़ चल रहा था। अब 3 जुलाई के बाद से बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी, लेकिन मुझे लगता है कि अपने टफ स्टैंड तो लेंगे, क्योंकि जिस पहचान के साथ मोदी जी ने 10 साल कार्य किया, और वो अगर कार्य नहीं करते हैं, क्योंकि बाद में 29 का चुनाव दिक्कत हो जाएगी। भाई यूसीसी का मुद्दा अमित शाह जी ने चुनाव में खुद कहा कि हम चुनाव होने के बाद उसको शुरू करेंगे। सीए एनआरसी के ऊपर मुद्दा कहा, और मुझे लगता है ये राष्ट्र के मुद्दे हैं, नेशनल मुद्दे हैं, राष्ट्रीय हित से जुड़े मुद्दे हैं, तो बीजेपी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। अब उसमें ये होगा कि अगर मान लीजिए कल को नायडू जी या इस तरह की जो चीज़ होती भी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो और भी पार्टियाँ हैं, चाहे वो आपके एनडीए अलायंस की पार्टियाँ हैं, उनमें भी उन मुद्दों को लेकर एक सहमति बन सकती है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, YCR 4 सांसद भले उनके हैं, लेकिन जैसे ही आपका स्पीकर की बात है, उनका हम मोदी जी का साथ देंगे, हम एनडीए के साथ में हैं। तो जो इस प्रकार की पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय हित के ऊपर मेनली फोकस करती हैं, जो मानते हैं कि हाँ ये मुद्दे एक नेशनल इंटरेस्ट के मुद्दे हैं। और हमने पहले भी देखा, चाहे आपका हम बात करें नवीन पटनायक की बात करें, देखिए वो हालांकि अलायंस में नहीं थे, एनडीए अलायंस में नहीं थे, लेकिन तब भी वो राष्ट्रीय हित के मुद्दों पर समर्थन करते दिखाई दिए। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होंगी। इस समय याद है कि 2008 की बात है, जब अमेरिका के साथ हमारी न्यूक्लियर डील हो रही थी, तो लेफ्ट पार्टीज ने साथ छोड़ दिया। तब मुलायम सिंह यादव कहाँ से उठकर आए कि हम आपको समर्थन देंगे साहब, तो उनके समर्थन से वो सरकार बची। तो मुझे लगता है कुछ इस प्रकार के मुद्दे होते हैं। कॉम्प्रोमाइज बीजेपी अगर करेगी तो बीजेपी का जो अपना वोट बैंक है उसको दिक्कत होगी। मैं मानूँ कि बीजेपी का अपना वोट बैंक नहीं किसका है। जैसे मैंने कहा 37% से 36 पे आए हैं, तो ये बहुत कम नहीं है। जबकि आप कांग्रेस का देखिए, जब 2004 और 2009 के बाद, मतलब 14 में जब आई, तो कहाँ तो उनका 35% के आसपास था, गिर के सीधा 22%। उसके बाद तो वो और भी कम हो गया 2019 के चुनाव में। तो यहाँ बीजेपी में ऐसा फ्लक्चुएशन आपको नहीं दिख रहा है। 1% इज नॉट द मैनर, वो तो 1% थोड़ा फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो बीजेपी अपने कोर वोट को नहीं तोड़ेगी, और वो कोर वोट उसी मुद्दे पर जुड़ा हुआ है उससे। तो सर, जैसा हम अलायंस सरकार में ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट देखते हैं, जैसे 1977 में पहली बार नॉन कांग्रेस सरकार बनी, लेकिन वो 2 साल के बाद गिर गई, और उसके बाद फिर चौधरी चरण सिंह 6 महीने के लिए बने। उनको बोलते हैं ऐसे प्रधानमंत्री जो पार्लियामेंट का मूवी नहीं देखे। फिर वीपी सिंह बने, फिर उसके बाद तुरंत चंद्रशेखर बने उसी 89 और 90 में। फिर उसके बाद 96 में देवगौड़ा जी बने, फिर इंद्र कुमार गुजराल जी बने। वो पूरा एक तो श्रृंखला रही। ऐसे हम देखते हैं कि बहुत बार ये कॉलिजन गवर्नमेंट पे हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो या आपसी प्रतिस्पर्धा हो, तो वो गिर जाती है। इसमें आपको क्या लगता है जो उन सबसे डिफरेंट है? देखिए, मैंने पहले शुरुआत में कहा कि पहला गठबंधन ही ऐसा है जिसमें एक दल बहुत मजबूत स्थिति में, 240 सीट उसके पास ऑलरेडी है। उन सरकारों के पास 200 के आंकड़े भी पूरे नहीं थे, 180 है ना, 200 भी मुश्किल से पहुंचे हैं, एक दो बार पहुंचे हैं। तो वो मजबूत सरकारें नहीं थी। 70-80 नंबर को जुटाना मुश्किल होता है। इनको कितना जुटाना है? 32 नंबर जुटाना है। तो 32 तो निर्दलीय वगैरह को जोड़कर भी मिल सकता है। और जो एनडीए अलायंस में है उसमें कौन सा कि वो सबके सब बंधे हुए ही हैं, मान लो शिवसेना ही है उद्धव ठाकरे वाली, बनाया जा सकता है। और भी बहुत सारे दल हैं जो पहले इनके घटक दल रहे हैं, इनके साथ में रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब की जो गठबंधन सरकार है वो पहले के मुकाबले बहुत डिफरेंट है, बहुत मजबूत स्थिति में है। और कांग्रेस के पास उतने नंबर नहीं है, आपका 100 नंबर उनके पास में है। पहले कांग्रेस का 180, कांग्रेस ने तो खेल ही किया था सारा वो जो आप बता रहे हैं, चाहे वो जनता पार्टी का खेल हो या फिर 89 से जो शुरू हुआ, कांग्रेस तुमको बना देंगे, तुमको साथ दे देंगे, उसको दिया फिर वापस घेर लिया। ये कांग्रेस का खेल था। और कांग्रेस की एक पॉलिसी थी है कि हम ये दिखाएं कि जब भी कोalition गवर्नमेंट बनेगी ठीक से चल नहीं पाएगी, हम ही देश को स्थायित्व दे सकते हैं। उस पॉलिसी में मुझे लगता है कांग्रेस कहीं ना कहीं काम कर रही थी। सरकार बनाने की कोशिश नहीं की कांग्रेस ने कभी भी। आप नरसिंहा राव को छोड़ दिए तो बाकी सबको उन्होंने सपोर्ट दे के बनवाया और फिर सपोर्ट वापस लिया, तो वो सिर्फ शो करने के लिए। तो इस बार ऐसा नहीं है, मुझे लगता है इस बार मजबूत रहेगा। तो सर, ये जो 4-5 राज्य में जो चुनाव है, हरियाणा है आपका, झारखंड है, महाराष्ट्र है, तो इन सब में आप क्या पॉसिबिलिटी देखते हैं बीजेपी का? इन सब स्टेट में क्या लगती है बीजेपी सरकार हरियाणा में रिपीट करेगी? महाराष्ट्र में तो इतना ज़्यादा अभी तो सरकार चली है बीजेपी की, क्या वहाँ रिपीट करेगी? और उसके बाद फिर हरियाणा है, झारखंड में फिर सरकार से वो बाहर है। क्या क्या संभावना इस तीनों स्टेट में देखते हैं? देखिए, हरियाणा में टफ रहेगा
इस बार टफ रहेगा। और हरियाणा में हमें दिख भी रहा है कि जब लोकसभा में 5-5 रहा है तो राज्य की स्थिति और अलग रहेगी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो सेंटर के चुनाव में जनता का मूड और होता है, स्टेट भी चुनाव में मूड और होता है, लेकिन स्टेट में हरियाणा में टफ रहेगा। और रही बात महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र का बड़ा दिलचस्प गेम होने वाला है। महाराष्ट्र के बारे में अभी कुछ भी कहना बड़ा ही मुश्किल सा है, क्योंकि जैसा प्रदर्शन रहा वो काफ़ी अच्छा नहीं रहा, चाहे वो एकनाथ शिंदे जी की गुट कर रहा हो या अजीत पवार कर रहा हो या बीजेपी कर रहा हो। लेकिन जब राज्य के सब चुनाव होंगे तब की स्थिति मुझे लगता है कि बहुत काम करना पड़ेगा इन पार्टी को, जब बीजेपी को हो या एकनाथ शिंदे के ग्रुप को हो, क्योंकि वहाँ टक्कर दी गई, एक सिंपैथी फैक्टर चला है महाराष्ट्र में। झारखंड में स्थिति अच्छी रहने की उम्मीद है, झारखंड में बीजेपी की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन हरियाणा में दोबारा से रिपीट होना ये मुश्किल होगा। And thank you so much guys for supporting our channel. For more such episodes, please follow, like and subscribe our channel New Delhi Dialogue. Namaskar.